हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इससे पहले हमने बात की थी स्लोप ऑफ अ लाइन और स्लोप से रिलेटेड कुछ बातें की थी जैसे परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की कंडीशंस। आज टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो लाइन के बीच के एंगल को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ठीक, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, तो इसमें आपका कोई भी दो लाइन है, सपोज करो ये एक लाइन है और एक कोई दूसरी लाइन ये है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि स्लोप हम किसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक, सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2। ठीक, ये आपका अल्फा 1 और ये अल्फा 2। ठीक, तो जब कभी मैं बात करूँगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस की, तो आपको याद होगा कि जब एंगल बिटवीन टू लाइंस में छोटा सा पोर्शन आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये दो लाइंस, ठीक है, तो इनके बीच एंगल या तो ये है, क्यों, क्योंकि आपका इसके अपोजिट एंगल बराबर होगा, या ये एंगल। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब या इस एंगल की बात चल रही है या इस एंगल की बात चल रही है, क्योंकि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं, लेकिन चार में से दो जो हैं वो करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट, तो दो ही तरह के एंगल बन रहे। अगर ये थीटा है तो ये आपका कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। बस इसी तक है, ये अगर थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। ठीक, तो ये तो था आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहा हूँ कि चार एंगल बनते हैं, लेकिन चार एक्चुअल में वो कितने, दो ही हैं। ठीक, तो इन दो एंगल्स पे कैसे हम डील करते हैं, कैसे हम बात करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लिया है थीटा। ठीक, और ये जो पोर्शन बचा होगा ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने एंगल फॉर्म करेंगी, दो एंगल फॉर्म करेंगी। पहला आपका थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो इन दोनों को फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले थीटा को गौर से देखेंगे, तो इसको मैं वहां बनाता हूँ वापस से उसी फिगर में। तो देखिएगा इस तरह का डायग्राम था। ठीक है, ये आपका अल्फा 2 था, ये अल्फा 1 था। अब ये जो बचा हुआ एंगल है ये थीटा मान तो लिया है, लेकिन ये थीटा जो है इन टर्म्स ऑफ अल्फा 2 और अल्फा 1 क्या होगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। क्यों, देखिए ये आपका इसका जो स्लोप है पूरा का पूरा इस एक्सिस से यहाँ तक का वो कितना है, अल्फा 2 है, और ये जो लाइन है ये कितना है, अल्फा 1 है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, अल्फा 2 में से अल्फा 1 माइनस होके कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। ठीक, अगर इस चीज से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर वापस चेक करते देखिए। इस तरह की सिचुएशन थी, ये अल्फा 1 था, ये अल्फा 2 था, ये अल्फा 1 था। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से जो आपका इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजर रही है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये ओवरऑल एंगल कितना है, अल्फा 2 है एक्चुअल में। क्यों, क्योंकि ये एंगल अल्फा 2 था, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये आपका अल्फा 2 है। ठीक, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये अल्फा 1 हुआ, क्योंकि ये फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल का केस है। ठीक, तो ये जो टर्म बचता है माइनस करके दोनों को, तो ये है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और इसी को हम आज क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो आप शायद ये चीज आपको समझ आ गई कि थीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो देखिए थीटा क्या है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है। आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, यानी ये कितना बन गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक, अब ध्यान से देखना क्या कहने जा रहा हूं। ठीक है, कहानी क्या है, स्लोप यानी m1, m1 का मतलब है इससे रिलेटेड, ये अल्फा 1 वाली लाइन से रिलेटेड स्लोप क्या है, m1 है, और m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan ऑफ अल्फा 1 आ जाएगी। ऐसे आप इससे रिलेटेड स्लोप जो है वो m2 है, और इसका जो वैल्यू आएगी वो m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा 2 आ जाएगा, जैसे पहले हम बात करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते, तो m1 और m2 पता चल चुका है, और इतना भी पता चल चुका है कि जो ये टर्म था थीटा इक्वल टू कितना है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो tan ऑपरेट कर रहा हूँ, tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan
अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक, ये सोच लो कि बोथ साइड मैंने tan ऑफ का ऑपरेट कर लिया है। ठीक, अब इसे आगे बढ़ाया तो ये tan थीटा तो ऐसे रहा। राइट वाला टर्म देखेंगे तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये बन गया tan अल्फा 1 सॉरी अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। इतना होने के बाद tan अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से m2 है, स्लोप है ना दूसरी लाइन का, और इसकी वैल्यू m1 है अपॉन 1 प्लस कितना m1 m2। ठीक, ये आ गया tan थीटा। यहाँ से आप थीटा को आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको दोनों लाइंस के स्लोप गिवन होंगे। ठीक, तो इतना तो बन गया आपका tan थीटा। लेकिन जब कहानी दूसरी होगी, ये केस 1 की तरह आप इसको ले सकते हैं, जब मैं बात कर रहा था इसकी सिर्फ और सिर्फ थीटा की बात कर रहा था। ठीक है, तो अब केस 2 पर आता है। सेकंड केस क्या होगा? ठीक, तो सेकंड केस क्या होगा? केस 2 व्हेन एंगल इज कितना 180 माइनस थीटा। जब एंगल कितना लूंगा मैं 180 माइनस थीटा, तो मैं इसमें भी क्या ऑपरेट कर रहा हूँ tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा? उसके लिए मैंने आपको पहले क्वाड्रेंट बताया हुआ है बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर भी थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ हमने पहले कहा था ASTC, यानी ये S का मतलब साइन है, T का मतलब tan है और C का मतलब कॉट है। ठीक, सॉरी कॉस है। तो यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे। लेकिन अब यहाँ पे कहानी क्या है, देखो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, लेकिन सेकंड में आपका जो tan है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ ये चीज आ जाएगी माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक, 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो आप इससे एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेंट मैंने बताया हुआ है पहले। अगर नहीं समझ आता तो वीडियोस देख सकते हैं पुरानी, लेकिन उससे पहले ये आपका कितना आ रहा है, माइनस ऑफ tan थीटा है। और माइनस ऑफ tan थीटा आते ही आपको tan थीटा की जस्ट वैल्यू पता है। इससे पहले tan थीटा की वैल्यू देखिए, ये रही tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, और इसके बाद से कौन माइनस। ठीक है, तो ये थी कहानी आपका इसकी एंगल बिटवीन टू लाइंस की। ठीक, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के केस में हमेशा आपने याद रखना कि दो एंगल बन सकते हैं, एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। अगर थीटा था तो आपने चेक किया कि वैल्यू क्या आ रही थीटा की, ये रही tan थीटा की वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से मैं आपका थीटा आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक, तो एक बार ये पॉजिटिव आती है और एक बार ये नेगेटिव आती है, तो इसको हम ओवरऑल बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो हम क्या मानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो आपका टर्म है इसको मैं मॉड में लिख रहा हूँ। ठीक है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपका tan थीटा की वैल्यू आ गई। इसकी मदद से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। और मॉड हटते ही आपको पता है कि दो चीज़ें आती हैं, एक प्लस और एक माइनस, उसकी मदद से दोनों के दोनों एंगल आपके फाइंड हो जाएंगे, एक थीटा वाला और एक 180 माइनस थीटा वाला। आप समझ रहे होंगे कि अगर थीटा एक्यूट एंगल हो, अगर थीटा एक्यूट होता है तो गौर से देखिएगा, अगर थीटा एक्यूट होता है, थीटा एक्यूट होने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा वहां पे। अगर tan पॉजिटिव होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, वहां पे पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका थीटा एक्यूट होता है, एक्यूट होने का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और आपने देखा है कि अगर tan सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये पूरी वैल्यू किसमें आएगी, माइनस आ जाएगी। ठीक, तो जो कि आपने इस केस में देखा कि माइनस में। ठीक,
तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस और प्लस को हमने क्या ले लिया, मॉड वैल्यू ले ली। और मॉड वैल्यू को आप जैसे ही ऑपरेट करेंगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन के दौरान आप क्या करेंगे, मॉड वैल्यू के बदले यहाँ पे प्लस और माइनस लेंगे, एक बार टेकिंग प्लस साइन और एक बार टेकिंग माइनस साइन, तो हमेशा ही जो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक, उस पर ध्यान देंगे। शायद ये समझ आ गया होगा आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की, यानी कि कोलिनियर कब होंगे 3 पॉइंट, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर में मैंने आपसे अभी जस्ट कहा कि आपका कोलिनियर कब होंगे 3 पॉइंट का ना, कि 3 पॉइंट ही क्यों कहा कोलिनियर में, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो कोलिनियर का मतलब क्या है, जब कभी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या करें, एक ही लाइन में लाई करें। यानी अगर आपके पास एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है, तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती हैं, तो एक पॉइंट कोलिनियर कहना ये गलत होगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक पॉइंट सिर्फ सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट को कोलिनियर नहीं कहेंगे। दूसरा, 2 पॉइंट अगर लेते हैं तो 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास हो सकती है, तो ये हमेशा ही कोलिनियर की तरह काम करेंगे। तीसरा, तो 3 पॉइंट के केस में अब देखिए अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं और 3 पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं। यानी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर कब कहलाएंगे, जब वो एक ही लाइन में लाई करेंगे। यानी कि ए, बी और सी और डी 4 पॉइंट है, ये 4 के 4 कोलिनियर कब है, जब ये एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक। तो कोलिनियर तो समझ गए हैं, लेकिन कोलिनियर ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आज तक की कहानी क्या थी हमारी, हमने इससे पहले पढ़ा था 10th क्लास में पढ़ा था कि आपका कोलिनियर कैसे फाइंड करते हैं। कोलिनियर का मतलब था वहाँ डिस्टेंस वगैरह निकाल के हम चेक कर लेते थे, या आपका एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आता है तो कोलिनियर कहलाता था, ठीक। लेकिन आज स्लोप के बेसिस पर हम किस तरह से इसको कोलिनियर कहने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक लाइन दी है, लाइन में आपका अगर कोलिनियर है तो 3 पॉइंट जो होंगे ए, बी और सी, तो हमने कहा था कि आपका स्लोप फाइंड करने के लिए हमें एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट तो चाहिए, या एंगल पता होना चाहिए उसका फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए और बी से रिलेटेड, ए और बी को ज्वाइन करके सपोज करो कि आपका x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक। तो स्लोप निकाला किसका, ए बी का, और चेक किया स्लोप ऑफ किसका, ए सी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, ये 3 के 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। या ऐसे आप किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लिया इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लिया, ठीक है। तो फिर से चेक किया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो ए, बी, सी आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट, ठीक। तो इतनी सी कहानी है। कोलिनियरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें उसमें लाई करने वाले 3 या जितने भी पॉइंट्स आपको दिए होंगे, उन पॉइंट्स का जो स्लोप है वो क्या दिखा देना है, उनके करस्पॉन्डिंग। यानी ए और बी को एक साथ लेके, बी और सी को एक साथ लेके स्लोप फाइंड करना है। और स्लोप अगर हमने दिखा दिया कि एक जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लाइंस जो है कोलिनियर है, पॉइंट जो है कोलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो आई होप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम कोलिनियरिटी प्रूव करेंगे। क्लियर? तो इतनी सी कहानी थी। तो ये पहली एक्सरसाइज यानी 10.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी थ्योरी से, इससे रिलेटेड पूरी की पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट करा दी गई है, ठीक। अब बात करेंगे 10.2 की थ्योरी की। देखो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लासेस में भी कराए हुए हैं, तो यहाँ पे आपने देखना है कि थ्योरी क्या कहती है और थ्योरी के बेसिस पर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो अगले उसमें आधा टॉपिक पर आते हैं कि आपका 10.2 की जो थ्योरी है वो किस तरह की है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 10.2 की जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है, उस पर बात करें। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि आपका अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बात करनी है इक्वेशंस ऑफ लाइन की, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, अभी तक के हिसाब से क्या था, देखिए स्लोप हम जब फाइंड कर रहे थे या स्लोप से रिलेटेड हमने बात करी थी, एंगल फाइंड कर रहे थे, तो वहाँ क्वेश्चन कैसे होंगे कि फाइंड द स्लोप, फाइंड द एंगल, इस तरह की क्वेश्चन, ठीक। तो अब इक्वेशन क्या होगी, या अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
तो किसी लाइन की इक्वेशन को हम किस किस तरीके से ढूंढ सकते हैं उसकी बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेरीज क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि सॉरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, किसके लिए, किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट की बात चल रही है। अलग अलग फॉर्म्स की बात होगी, जैसे देखिए कि आपका कुछ फॉर्म जैसे 1.1 स्लोप 2 पॉइंट्स, इस तरह के फॉर्म्स होंगे। तो इनमें से कोई चीज आपके पास हो जिससे आपका लाइन die की इक्वेशन बन पाए, तो उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात करने जा रहा हूं कि स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है इसकी बात करने जा रहे हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको पढ़ना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले किसी लाइन का, ध्यान से सुनिएगा कि अगर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको ध्यान देना है कि लाइन का जनरेटर कौन है। लाइन का जनरेटर कौन है का मतलब है कि लाइन किससे मिलकर बनी होती है। तो मैंने पहले भी बात करी होगी, अब फिर से बता रहा हूं कि लाइन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, पॉइंट से मिलकर बनी होती है। यानी पॉइंट से पॉइंट हम मिलाते जाएं तो क्या फॉर्म कर सकते हैं, लाइन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन का जो जनरेटर है वो कौन हुआ, पॉइंट हुआ। यानी लाइन किससे मिलकर बनी हुई है, पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, जब भी किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, सपोज करो ये लाइन है, हमें इसमें पता है कि एक पॉइंट पता है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x0, y0। ठीक, और इसका स्लोप पता है, सपोज करो वो है n, अकॉर्डिंग एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है कि इस फॉर्म में हमें क्या क्या पता होगा, इसका स्लोप पता होगा और इसमें लाई करने वाला एक पॉइंट पता होगा, या इससे जो ये लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, वो किससे पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे। ठीक है, ये तो दो चीजें नोन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि जनरेटर कौन है, तो जनरेटर एक पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन में रैंडमली एक पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बनाएंगे जिसे हम P कहेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। आर्बिट्रेरी कहने का मतलब होता है कि ये P पॉइंट जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो, शायद ये है, ये हो, ये हो, ये हो, यानी इसमें लाई करने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा कौन, P, x, y। और इसी की मदद से मैं क्या फाइंड कर पाऊंगा, इक्वेशन फाइंड कर। ठीक, तो अब हमें पता है कि आपका स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। बट हमें पता है कि स्लोप ऑफ इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है उसने, वो कौन है, m, इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। ठीक, इतना होने के बाद अब गौर से देखेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन फाइंड हो चुकी है कि y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, और यही रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है इन केस ऑफ गिवन पॉइंट एंड गिवन स्लोप। यानी जब एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा तो उस स्थिति में हम इस तरह से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन किस तरह से फाइंड करनी इन केस ऑफ पॉइंट स्लोप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने पहले भी बात करी हुई थी कि आपका एक 1 डिग्री की लीनियर, या सीधे सीधे कहो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इसे गौर से देखेंगे तो ये क्या है, एक 1 डिग्री की 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल है, बाकी हर एक चीज कांस्टेंट है जो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि पॉइंट जो दिया होगा, पॉइंट आपका क्या दिया होगा, समथिंग कॉमा समथिंग, जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, कुछ इस तरह की चीजें दी होंगी। तो एक ऐसे नंबर है कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ x और y वेरिएबल होंगे, और x और y वेरिएबल है तो उसकी मदद से ये चीज बनती है। ठीक, तो ये थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपको स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा तो आपने ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। ठीक, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ बात करने जा रहा हूं आपसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जब होंगी। देखो इससे पहले भी बात कई बार हुई है कि जब हम जनरल केस लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं लेते हैं, लेकिन मैं इस बार की बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल
और y एक्सिस के पैरेलल किस तरह की लाइंस की बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं सबसे पहले बात करता हूँ x एक्सिस की ही। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, मैं बात करने जा रहा हूँ x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। तो अभी तक के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, x एक्सिस क्या है, एक लाइन है। x एक्सिस क्या है, लाइन है। और लाइन की इक्वेशन के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका भी पढ़ा हुआ है कि लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही हो और लाइन का स्लोप। तो इस बार हमें लाइन किससे पास हो रही है ये पता है, एक नोन पॉइंट तो है ही एटलीस्ट। वो पॉइंट कौन है, ओरिजिन। हमें पता है कि आपका ये ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन से अगर ये पास हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कितने होंगे, 0,0। तो एक पॉइंट पता चल चुका है जिससे ये लाइन पास होने वाली है। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि जब भी स्लोप निकालना हो तो स्लोप के लिए हमें क्या होना चाहिए, या तो दो पॉइंट पता होने चाहिए किसमें, लाइन में लाई करने वाले, या लाइन का एंगल पता होना चाहिए, इंक्लिनेशन पता होना चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आज हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, निकालने जा रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकालना है तो एक्स एक्सिस को एक दिमाग में सोचो कि ये लाइन है कोई भी जनरल। अगर ये कोई लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शायद डायरेक्टली बोलेंगे कि एंगल कितना होगा, 0 होगा। और एंगल अगर 0 हुआ तो स्लोप क्या हो जाएगा, m = tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, दैट इज tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y - y0 का मतलब है 0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0 का मतलब भी 0। आगे बढ़ाएं इस चीज को, तो ये y रहा और ये m का मतलब था 0। ये इसे जस्ट पहले निकाला ना, 0 इंटू x दैट इज 0। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, y = 0। आपने ये सुना था इससे पहले और आज आपने इसे प्रूफ भी कर लिया है, ठीक है। और अगर ऐसे समझना है तो देखो x एक्सिस में लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ऐसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इस तरह से फाइंड करें। अब अगर ऐसे मैं कहूँ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, तो y भी किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है, 0,0 पे फोकस करना है, 0,0 पॉइंट से पास हो रहा है। दूसरा, इसकी जो एंगल फॉर्म करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर वो एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कितना बनाएगा, स्लोप इसका कितना आ जाएगा, m = tan 90। और tan 90 को आप जानते हैं ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी लिखते हैं। और इन्फिनिटी का मतलब आप लोग समझते हैं 1/0 होता है। इन्फिनिटी का मतलब समथिंग अपॉन 0, और सिर्फ समथिंग को 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, किसकी बात चल रही थी, ये y एक्सिस की बात चल रही थी। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगी, y - y0 का मतलब 0 ही है, m का मतलब आप समझ चुके हैं 1/0 आ गया है, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाना है, x - x0 का मतलब भी 0 था। तो 0 डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया 0 × y = x, दैट इज x = कितना, 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, x = 0, ठीक। तो इस तरह से आप हर एक लाइन जो आपका पैरेलल है x एक्सिस, पैरेलल है y एक्सिस, उनकी वैल्यूज को, उनकी इक्वेशंस को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह की कहानी की, ये शायद आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की। यानी अगर आपको स्लोप नहीं दिया है, अगर आपको स्लोप नहीं दिया हुआ है, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं लाइन में लाई करने वाले, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आप किसी लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान देना क्या है कि एक लाइन दी है, इस लाइन में 2 पॉइंट है आपका, एक a, सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट है आपका x0 या x1 मान लेता हूँ, x1, y1, और दूसरा पॉइंट b दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y, ठीक। तो इस बात सिर्फ इतनी नॉलेज हमारे पास कि a और b की जो वैल्यूज हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट है, वो दिए, ठीक है।
तो आपको फिर से वही है कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना पड़ेगा जो पूरी लाइन में मूव करके उसका पाथ बताएगा मैं, ठीक। तो वो पॉइंट मान लिया कहीं पर भी P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो आप देखेंगे कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और इनका स्लोप इक्वल होगा, तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फिर से वापस दिमाग में वही लाओ कि किसी भी लाइन के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए सबसे बेसिक जो पॉइंट है, सबसे बेसिक चीज क्या है, एक पॉइंट और स्लोप। तो इस बार आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट पकड़ेंगे, कोई भी पकड़ सकते हैं, आप चाहे तो ये लो, आप चाहे तो ये लो, और उसका स्लोप निकालना। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, दो पॉइंट में स्लोप कैसे फाइंड करना है, आपको याद होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उस स्थिति में क्या होगा, स्लोप m इक्वल टू कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ गया, ठीक। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y नॉट हुआ करता था, y नॉट का मतलब आज कौन हो गया, y1 हो गया। अगर आप y1 इसका यूज कर रहे हैं तो x1 की जगह भी यही यूज करेंगे। मतलब ये है कि पॉइंट ये यूज कर रहे हैं या ये यूज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो उसको यूज करें b वाले को, आप चाहे तो a वाले को यूज करें। तो ये क्या आ जाता है, m इंटू फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, ठीक है, y माइनस y नॉट इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। अब देखिए क्या हो रहा है, y माइनस y नॉट का मतलब इस बार y1 ले रहा हूं मैं, अगर मैं y2 लेता तो इसकी जगह क्या लिखता, x2 लिखता, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और m का मतलब जो अभी जस्ट पहले निकाला था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस x1, और यही आपका इक्वेशन ऑफ अ, क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक। तो इस तरह से कहानी समझ आ गई होगी आपको, किसी लाइन की इक्वेशन जब दो पॉइंट दिए हैं हमें कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो बस इतना ध्यान देना है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि लाइन की इक्वेशन के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होता है। मैं उसी की मदद से बाकी सब ये फाइंड करने वाला हूँ, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसमें काम करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म भी आपको समझ आ गया, डन इतना। अब बात करते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक और फॉर्म है, नई फॉर्म है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है उसकी बात करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले इंटरसेप्ट वर्ड को समझते हैं कि इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका जब भी कोई लाइन कट करती है किसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, जब कोई लाइन क्या करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जितनी दूरी पर कट करती है, कहाँ से, ओरिजिन से, यानी जितनी डिस्टेंस पर ये क्या करती है, कट करती है फ्रॉम ओरिजिन, तो वो कहलाता है इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस में है तो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, और अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। समझ गए? डन इतना। तो अगर सपोज करो ये कोऑर्डिनेट इसके क्या है, a,0 है, तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका, a हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो 0,b है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कितनी लेंथ में मैंने कट किया हुआ है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ठीक। अब इसी तरह से आगे बढ़ाएं इस चीज को, तो इस बार नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, शायद एक्स एक्सिस का दिया हो, शायद वाई एक्सिस का दिया हो। तो सपोज करो स्थिति कुछ ऐसी है, आपको दे दिया है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दिया, ये इसके जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0,c, तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट दे दिया आपको c, और इसका स्लोप सपोज करो कितना है, m, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो इसको गौर से देखेंगे, तो अगर उससे कहा है कि y इंटरसेप्ट c है, तो इसका मतलब y एक्सिस पर कहां पे कट कर रहा होगा, ये
सी लेंथ पर कट कर रहा होगा और सी लेंथ पर कट कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में लाई कर रहा हूँ। अगर मैं वाई एक्सिस में लाई करता हूँ तो उसका मतलब होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, हमेशा ही 0 होगा, जो कि है इस बार भी। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका स्लोप पता है हमें और एक पॉइंट पता है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब c हो गया, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का मतलब इस बार 0 हो गया है। तो आप देखेंगे कि y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स आ गया है और यहाँ से y इक्वल टू कितना बन चुका है, y इक्वल टू आ गया एम एक्स प्लस सी। ये कहानी खत्म। वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट। ठीक, ये तो था जब आपको x कोऑर्डिनेट दिया होगा, जब आपको क्या दिया होगा, x इंटरसेप्ट दिया होगा, सॉरी, तो x इंटरसेप्ट देने में आपका इस तरह की कहानी आएगी। ठीक है, लेकिन जब कभी आपको क्या दिया हो, सॉरी x इंटरसेप्ट नहीं, इस बार क्या दिया था हमें, y इंटरसेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ x इंटरसेप्ट दिया होगा तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इस बार ये y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट सपोज करो d दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, d, 0 हो जाएंगे। आप इस चीज को समझ रहे होंगे क्योंकि ये x एक्सिस में लाई कर रहा है और x एक्सिस में लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब फिर से स्लोप तो m ही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई नॉट का मतलब इस बार 0 हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का मतलब कितना हो जाएगा, d हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू m एक्स माइनस डी आ गई है, और जहाँ y, सॉरी, जहाँ आपका m है, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, y इक्वल टू क्या आ गया, m एक्स माइनस डी आ चुका है। ठीक है, जहाँ m जो है स्लोप है और d जो है वो x इंटरसेप्ट है, ना कि y। ठीक है, तो ये थी आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी जब आपको स्लोप दिया था और इंटरसेप्ट दिया था एक। अब इसके बाद जो बात करने वाला हूं मैं वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि जब आपको स्लोप नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिए हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिए हैं किसी भी लाइन के, तो हम किस तरह से उस पर बात करने वाले हैं, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, देखिएगा। ठीक है, ये है, ये सिर्फ इसका नाम क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो कोऑर्डिनेट है, सपोज करो ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो आपका 0, b है, और ये b, यहाँ पर आपका ए और बी थोड़ा गलत मान लिया, ए यहाँ मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट a, 0 और b यहाँ मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0, b। ठीक, आपसे कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स a and b on x axis and y axis respectively। ठीक, तो आपको पता है x एक्सिस में अगर a इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब उस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो कौन होगा, a, 0 हो जाएगा, ऐसी y एक्सिस में 0, b हो जाएगा। ठीक, अब आप समझते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है, 2 पॉइंट फॉर्म का अप्लाई करो, सीधे सीधे 2 पॉइंट करो, आंसर आ गया। ठीक, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या हुआ करता था, y माइनस वाई नॉट, किसी एक को ले सकते हैं आप, चाहे तो a वाले को लें, तो y माइनस वाई नॉट यानी 0 इक्वल टू y2 माइनस y1। अगर मैं इसे y1 कह रहा हूँ ना, तो ये y2 हो गया, तो y2 मतलब b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस ए। ये सिचुएशन आ गई, तो आप यहाँ देखेंगे तो ये y के साथ इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए वाई। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले तो नॉर्मल लिख लो, फिर बात करते हैं, माइनस बी, और ये आपका आ गया एक्स माइनस ए। ठीक, ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ए वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ए बी आ गया है, और बी एक्स को लेफ्ट में ले आऊँगा तो ये बन गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी बन गया है। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ए बी से बोथ साइड डिवाइड करने वाला हूँ, तो ए बी से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बी एक्स अपॉन क्या बचेगा, ए बी प्लस ए वाई अपॉन क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, यहाँ ए से ए कट रहा है, यहाँ बी से बी घट रहा है। तो आपने देखा ये सिचुएशन कुछ ऐसी दे रही है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ये कहलाती है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म।
यानी ए और बी अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप तो सीधे कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इस तरह से कहानी थी, ये समझ आया होगा आप लोगों को। अगर कहीं पे प्रॉब्लम और होती है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसकी कहानी आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बात करेंगे।